देखा जाए तो फिर जब इसका करिकुलम वगैरह देखा जाता है तो वो बहुत ही मॉडर्न है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक हमारी ही टीचर के अंडर एक सैमसंग सैमसंग इनोवेशन लैब आती है, पर थर्ड ईयर में तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस आते हैं जो तुम्हें दूसरे ब्रांचेस से ले सकते हो कि तुमने सीएससी के सब्जेक्ट भी पढ़े हुए हैं, तो वो एक तरीके का रेज्यूमे में तुम्हारे लिखने के लिए अच्छा होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेरिटेज गौरव गुप्ता। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीटीयू में बीटेक की सभी ब्रांचेस का रिव्यू कर रहा हूँ। सो आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। वन बाय वन, ए टू जेड हम सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। एंड आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम एनवायरमेंटल वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे एनवायरमेंटल की भी वीडियो लाओ यार, वो भी जल्दी लेकर आऊंगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हमारे साथ आदित्य भैया आए हैं। हेलो भैया। हेलो गौरव, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए माय अपने प्लेजर। पॉडकास्ट में। हाँ, थैंक तो यू। मेरा नाम जैसे बता ही दिया गौरव ने, आदित्य गुप्ता हूँ। मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ डीटीयू में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच का। तो तो भैया फिर सेशन को स्टार्ट करें। हाँ, ओके भैया। सो भैया, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो एक बार आप थोड़ा ब्रांच का ओवरव्यू बता दीजिए कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच होता क्या है, एक ओवरव्यू। बाकी हम डिटेल में तो आगे बात करेंगे ही। तो देखो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच है अभी ये बाकी कॉलेज में तो है नहीं, ये सिर्फ डीटीयू में ही है। इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादा कोई दिखता नहीं। तो इसीलिए इतना लोगों को पता नहीं होता। जैसे CSIT IIT NSB जैसे NSUT में वो लोगों को बहुत पता है, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में लोगों को पता नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि क्या इसका सिलेबस होगा, क्या सब कुछ अलग अलग होगा। तो ऐसा सच देखा जाए तो फिर जब इसका करिकुलम वगैरह देखा जाता है तो वो बहुत ही मॉडर्न है। जैसे ये अभी 2014-15 के अराउंड हमारी पूरा न्यू करिकुलम आया था इसका। तो वो हमारी HOD मैम ने बिल्कुल एकदम न्यू तरीके से कर दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा पुराने सब्जेक्ट्स हो गए थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप, जो जिनके अंदर मार्क्स भी बहुत ही मुश्किल से आते हैं और मतलब उनको हम्म। पढ़ने का अब कोई फ़ायदा भी नहीं रहा है। तो वो सब चीज़ें अब हटा दी गई, तो वो हमारा एक बिल्कुल मॉडर्न करिकुलम का एक फ़ायदा तो रहता है इस ब्रांच में। वैसे अगर इसमें देखा जाए तो ये बहुत चिल ब्रांच कहूँगा मैं। उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह देखते हैं तो बहुत हम्म। स्ट्रिक्ट रहती है अटेंडेंस में, और एग्जैक्ट। टीचर्स थोड़े वैसे होते हैं। हम्म। उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यंग टीचर्स और वो जो समझते हैं वैसे टीचर्स हैं। ऑल राइट। सो भैया, सबसे पहले वही क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके लिए लोग वीडियो को देख रहे होंगे, कि अब थोड़ा सा प्लेसमेंट स्टैट्स आप बता दीजिए कि एवरेज हाईएस्ट कैसा रहता है प्लेसमेंट स्टैट्स, वो बताइए थोड़ा सा। तो देखो जैसे ऑफिशियली तो कुछ नहीं है, हाँ, जितना मेरे को पता है मैं उतना बता सकता हूँ। ऑल राइट। मेरे जैसे सीनियर्स हैं उसके अंदर एप्पल में गए हैं, बहुत एप्पल्स लेके गई थी इस बार। जैसे रिसेशन नहीं आता तब भी एप्पल ने बहुत अच्छे खासे 5-6 लोग ले लिए मेरे हिसाब से। और ओके। उनके 64 लाख का CTC है। तो फिर ये उसके बाद मेरे एक सीनियर भैया थे, वो सेल्स फोर्स में भी गए, उनके इंटर्न भी लगी थे, उसके बाद PPO भी उन्हें वहाँ मिला। तो उसके बाद उन जोमेटो जोमेटो में भी गए थे 52 लाख के पैकेज में। तो प्लेसमेंट हाईएस्ट में तो मतलब बहुत ही जा सकती है, और एवरेज में देखा जाए तो 15-16 का इनका रहता है एवरेज। तो और परसेंटेज में देखा जाए तो रिसेशन ईयर में भी 60-70% मैंने सुना है। कंफर्म्ड कुछ भी नहीं है क्योंकि ये प्लेसमेंट स्टार्ट्स ऑफिशियल नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब एवरेज भी देखा जाए तो ठीक है एंड हाईएस्ट तो ठीक है ही। दोनों हिसाब से जैसा हाँ, आपने बताया, रिसेशन में भी मतलब ठीक थी प्लेसमेंट। हाँ, हाँ, जब मतलब बिल्कुल ही नहीं मिल रही है उस हिसाब से तो बहुत ही सही होता है। ऑल राइट। एंड भैया, इसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसी रहती है, किस हिसाब से रहती है? एंड लोग कहते हैं कि इंटर्नशिप प्लेसमेंट से ज्यादा मुश्किल रहती है, तो वो भी थोड़ा बताइए। तो देखो जैसे इंटर्न के लिए आती है अपॉर्चुनिटीज कम ही होती है। जैसे इंटर्न के लिए मोस्टली MNCs ही आती हैं। और स्टार्टअप्स वगैरह इतना इंटर्न पे ऑन कैंपस आना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि सिर्फ 2 महीने का ही है। अगर तो दो तरीके के इंटर्न जैसे जो होती है, एक तो हमारी जो थर्ड ईयर के अंदर है वो हम करते हैं सेकंड 2 मंथ्स के, और जो फोर्थ ईयर में 6 मंथ की करते हैं। तो 6 मंथ वाली तो प्लेसमेंट के साथ आती है, तो वो 6 मंथ वाली का तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है, उसको कोई दिक्कत नहीं। ऑल राइट। मेनली जो कंपटीशन जैसे जो तुम कह रहे हो कि कंपटीशन की बात है, वो थर्ड ईयर वाली में होता है, जो 2 मंथ्स की होती है। तो उसके अंदर मेनली देखा जाए तो उसमें इसलिए भी होता है क्योंकि उसके आप वो कि भाई वो बहुत ही कम लोग का टारगेट लेके आते हैं, कि क्योंकि 2 महीने के लिए कोई भी कंपनी हम्म। इतना रिस्क नहीं लेना चाहती, तो वो इसी एग्जैक्ट। वजह से कंपटीशन तो वो रहेगा ही रहेगा। तो इंटर्नशिप के लिए इसलिए वो उसमें ये भी है, फिर वो हमसे पूछते भी कम ही। जैसे इंटर्नशिप में इंटरव्यू में ओके। फिर तुमसे पूछा भी कम ही जाएगा, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, ऐसे कुछ बोल देखा जाए तो ऐसा। अच्छा, ऑल राइट। एंड भैया, इसमें ऑफ कैंपस में कैसी अपॉर्चुनिटीज रहती है, अगर इंटर्न ऑफ कैंपस जाए तो?
इंटर्न ऑफ कैंपस देखो, जैसे मेरे नोन में लोगों ने लगवाई है, कुछ लोग कनेक्शन से लगवा लेते हैं, कुछ और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी भी तुम्हें शेयर की जाती है। ऑफ ओके। कैंपस अपॉर्चुनिटी जब तुम्हें हमारा प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो होता है वो शेयर करता है अच्छी तरीके से, कोई हैकाथॉन हो रही हो या फिर कुछ भी अगर ऑफ कैंपस कुछ आती है तो वो सब शेयर किया जाता है कि तुम उसमें भी अप्लाई करो। अब ऑफ कैंपस में बस यही होता है कि उसमें कंपटीशन पूरा ही ज़्यादा हो गया, तो फिर वो चीज़ तो तुम्हें खुद ही देखनी होगी। ऑन कैंपस में तो यहाँ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर सब कंट्रोल करके रखता है, कंपनी से बातचीत करता है, सब कुछ वो हैंडल करता है। तो वहाँ तुम्हारा ये थोड़ा हो जाता है कि बस भाई कि तुम्हें खुद ही सब देखना होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ सब आईआईटीएंस वगैरह सब आएंगे ऐसे, फिर तुम सिर्फ टीटी सही हो। ऑलराइट, लेकिन ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस दोनों जगह अपॉर्चुनिटीज रहती है, ठीक हाँ अपॉर्चुनिटीज रहती है। हाँ। ऑलराइट। एंड भैया आप थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्कोप किस क्या रहता है, क्योंकि मेन एक स्कोप तो सबको पता ही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और भी थोड़ा आप बताइए कि मतलब क्या क्या स्कोप रहता है। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो जैसे नाम से ही बता रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसका एग्जैक्टली। तो टेक टेक ब्रांच है, तो टेक ब्रांच में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टेक ब्रांच में होने का फायदा तो रहता है, ये तुम्हारा करिकुलम बहुत ज्यादा मैच रहता है। जैसे अपने को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये है, तो जैसे हम इंटर्नशिप में गए थे तो हमें ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था कि हमारी जो न्यू करिकुलम के हिसाब से जो भी कोर सब्जेक्ट डीबीएमएस और ओएस और ओप्स जो होते हैं वो हमारे सेकंड ईयर में ही, इसीलिए हमारी मैम ने कर दिए हैं कि लोग इंटर्नशिप में ही डायरेक्ट कर सके। तो वो हम्म। सेकंड ईयर में आने का वो बहुत न्यू करिकुलम में फायदा दिया। और उसके बाद उन्होंने हमारे ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखे हैं सेकेंड ईयर में, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक नाम का ही सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे डायग्राम्स बनाने सिखाते हैं जो अभी तक कहीं आया नहीं है, जो बहुत रिसर्च का सब्जेक्ट है एक तरीके से। वो डायग्राम्स बनाने बहुत सही होता है, जब तो यूएमएल चलाना तुम सीखते हो, हम्म। स्टाफ यूएमएल और सब ये सब चीज़ें सीखते हो तो बहुत ज़्यादा नई चीज़ है। और वही चीज़ जब तुम, जैसे मेरे दोस्त सीएसआईटी में होते हैं जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो हम्म। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। उसमें ऑलराइट। बहुत कम मार्क्स भी आ जाते हैं क्योंकि वो ईसी का सब्जेक्ट है और हमारे लिए भैया बहुत मुश्किल होता है। ओके। ईसी अचानक से सीएससी वालों को दे दोगे तो हम्म। तो तो वो चीज़ नहीं होती, तो उस चीज़ का हमें बहुत, और उसकी जगह हमें एमएल दी गई थी, तो वो मशीन लर्निंग पढ़ना ओके। अपने ही कॉलेज में, तो वो बहुत ही सही था कि उसके अंदर पूरा मशीन लर्निंग के बारे में, न्यूरल नेटवर्क के बारे में, इसका पूरा कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो सब पढ़ना। सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं कि मतलब तुम पढ़ोगे उनके वाइज तो तुम्हारा प्लेसमेंट रिलेटेड वही खत्म हो जाएगा, तुम्हारा प्लेसमेंट तक की तैयारी सेकेंड ईयर में ही हमारी मैम ने ऐसे किया हुआ। जो हमारी और एचओडी जो थी वो हम्म। एक्चुअली एक टाइम पे अमेरिका से आई थी, यहाँ वो बता रही थी, तो उन्होंने वहां देखा था जो करिकुलम वैसा ही उन्होंने यहाँ आके फिक्स किया था। ऑलराइट। एंड मतलब अभी तक जितना आपकी बातों से लग रहा है कि करिकुलम भी एकदम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अपडेटेड रहता है, टीचर्स भी चिल है, तो आई थिंक स्कोर करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं रहता होगा। हाँ स्कोर करना देखो मतलब डिफिकल्ट नहीं है। हाँ ओके। मतलब तुम्हें अगर एक एवरेज 8+ रखना है तो हम्म। तुम आराम से रख लोगे, इतनी कोई वो नहीं होगी कि बहुत ज्यादा ही रात रात भर पढ़ना है। अगर तुम 2 दिन पहले भी पढ़ने बैठोगे तो 8+ तो आ जाएगी। ओके। एंड अटेंडेंस का भी कोई सीन वगैरह नहीं रहता तब? देखो डीटीओ में स्पेसिफिकली सिर्फ इसी ब्रांच का होता है, अगर तुम कभी देखोगे इसी ब्रांच की कोई डिटेंशन नहीं हो रखी होती। बाकी मोस्टली हर ब्रांच में कुछ ना कुछ डिटेन हो ही रखे होते हैं अटेंडेंस के चक्कर में। तो हमारी ऑलराइट। हमारी एचओडी मैम की ये तो कृपा है भैया कि इस चीज़ से हमें दिक्कत नहीं होती। एग्जैक्टली। तो भैया फटाफट से ना एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। इसमें मैं 4 to 5 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, एक वर्ड या एक सेंटेंस में आपको आंसर करना है। ठीक हम्म। है? Alright. भैया अपना कोई फेवरेट स्पॉट बताइए डीटीयू के अंदर जो अभी तक रहो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने का मजा है। आप हॉस्टलर होंगे? नहीं मैं भाई मैं डे स्कॉलर हूँ। अच्छा भाई, मैं भी डे स्कॉलर हूँ। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जेंडर रेशियो कैसा है? 24:1 मेरे बैच 20। का। अब अब वो 10-20% कोटा आ गया तो अब सही हो गया होगा। हाँ एग्जैक्टली। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपको सबसे बेस्ट एक चीज क्या लगेगी, क्या लगती है? उसके टीचर्स और उसके करिकुलम से बेस्ट कुछ नहीं है। एंड एक मिसकॉन्सेप्शन क्या रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जो आपको लगता है कि लोगों के माइंड में रहता है? इसको कोई जानता नहीं होगा, ये ब्रांच तो सिर्फ डीटीओ में है। इसका इससे बढ़िया तो कहीं जाके आईटी आईटी ये सब ले लेते हैं। ऑल राइट। एंड अभी तक जैसे आपने इतना टाइम हो गया कॉलेज में, आपको ऐसे क्या चीज लगती है आपने कोई सी ऐसी मिस्टेक कमिट करी होगी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, बाद में रियलाइज हुआ? तो जैसे कि मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहो भाई। देखो टेक के, मैंने टेक की किया तो मैं टेक का ही बता सकता हूँ।
तो ऑलराइट। टेक में जैसे मैं बहुत कंफ्यूज रहा हूँ कि भाई डेवलपमेंट करूँ या कोडिंग करूँ, तो मतलब तुम थोड़ा थोड़ा सबको ही देते हुए चलो तो बेस्ट रहेगा। ऐसे कोई एक को पकड़ के बैठना सही नहीं है, सबको ही थोड़ा थोड़ा देते रहो, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं होता, इतना हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता, थोड़ा थोड़ा भी दोगे तो बहुत हो जाएगा। वही मैं एक ऑलराइट। जगह घुस गया था कि मेरे को डीएसए और सीपी करनी है, तो वो हम्म। डेव कमजोर रह गई, तो ये होता है। ऑलराइट। तो भैया आप थोड़ा सा रैपिड फायर तो ओवर हो चुका है, थोड़ा आप ये बताइए कि क्या जब फैकल्टी वगैरह तो आपने बता ही दिया है, फिर भी एक बार मैं हम्म। कंबाइंड पूछता हूँ कि फैकल्टी एंड लैब्स का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? इसमें लैब्स वगैरह भी होती होंगी आपकी, तो मतलब देखो एक एक्सपीरियंस लैब कैसा का है? एक, हाँ हम्म। लैब का एक प्लस पॉइंट है, जो जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक हमारी ही टीचर के अंडर एक सैमसंग सैमसंग इनोवेशन लैब आती है, उसके अंदर ओके। रिसर्च होती है। तो ओके। वो डीटीयू के अंदर ही है, वो हम्म। सैमसंग ने उसे फंड करता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पे वो हमारी मैम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे ही पहले आता है कि हमारे स्टूडेंट्स को ही पहले दिया जाता है अपॉर्चुनिटी कि ओके। तुम आओ। तो वो ऑलराइट। ब्रांच ऐसे आ सब सकते हैं डीटीयू में, पर पहले हमसे ही पूछा जाता है। तो उसके अंदर वो मशीन लर्निंग्स के अंदर वो मैंने भी किया उसके अंदर इंटर्न। तो वो ऐसे ईयरली 3-4 लोगों को लेते हैं, सेकेंड ईयर में मैंने की थी। तो उसके अंदर ये सैमसंग रिसर्च लैब का टैग एक अच्छा हो जाता है कि तुमने सेकेंड ईयर में एक इंटर्न करने का तुम्हें मौका मिल गया। वही वो भी कॉलेज हम्म। के अंदर ही तुम्हें टीचर ही दिलवा रहे, वो भी सैमसंग नाम। तो ये एक लैब का ये बहुत अच्छा है, और लैब अब नई बिल्डिंग बन गई है डीटीयूज में, तो लैब तो अब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल हो चुके हैं, मतलब बढ़िया ही एकदम, उससे बढ़िया क्या ही होता है जब नई नई होती है हम्म। तो हाँ, तो लैब्स तो बहुत बढ़िया। ऑलराइट। एंड भैया ये जो सैमसंग वाले जैसे आपने लैब बताया, तो इसमें सीएस वाले से भी पहले आपसे ही पूछा जाता है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर मतलब से? इंटरनल, जैसे अब टीचर अगर जैसे कोई भी टीचर अगर जैसे कोई भी टीचर अगर रिसर्च करता है, तो वो पहले अपने ही जिसमें बैच में पढ़ा रहा है, उसको अच्छा। पता है उसके बच्चे के बारे में, अच्छा। तो हम्म। वो उसी में पहले फॉर्म भेजता है कि भाई इसकी मेरे को उस बच्चे के बारे में पता है, तो उसे पता है कि भाई हार्ड वर्किंग है, तो वो उसे ही पहले लेता है। तो वो तुम्हें एक बेनिफिट मिलता है कि टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, तो वो पहले तुमसे ही पूछेगा, तुम उसको जाके रीच आउट कर सकते हो, वो तुम्हें जानता भी एग्जैक्टली। है, हम्म। तुम उसको। हाँ, तो वो चीज का एक बेनिफिट होता ऑलराइट। अब भैया मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप जैसे किसी स्टूडेंट को, जैसे सबको ही जैसे आजकल टाइम पे टेक में जाना होता है, लेकिन सब है। स्टूडेंट्स को जो है टेक ब्रांचेस नहीं मिल पाती। सो क्या नॉन टेक हम्म। ब्रांच के या कोर ब्रांचेस से भी हम टेक साइड जा सकते हैं? हम्म। देखो, नॉन टेक से भी टेक में जा सकते हो, बिल्कुल सही बात है, ऐसे कोई मनाही नहीं होती। कि देखो कंपनीज पे डिपेंड करता है, बहुत कंपनीज आती हैं, बहुत क्या मतलब, मैं बहुत भी नहीं पर ठीक ठाक कंपनीज आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा टारगेट लेके आती है कि भाई हम तो टॉप 3 ब्रांचेज और टॉप 1 ब्रांच से ही लेके जाएंगे, तो उससे आगे जाएंगे नहीं। पर ऐसे भी नहीं है, ऐसे बहुत कंपनीज आती हैं जो पूरे ऑल ओपन फॉर ऑल भी होती हैं, और ECE तक पढ़ना तो वो अलाउ कर देती हैं। तो ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो ऐसे टॉप 6-7 तक तो मोस्टली कर देती हैं, उसके बाद ओपन फॉर ऑल भी होती हैं। तो ऐसे ऑन कैंपस भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ऑफ कैंपस में तो कभी रिस्ट्रिक्शन होता ही नहीं कि तुम नहीं कर सकते, ऑफ कैंपस में तो तुम अप्लाई कर ही सकते हो। तो ऑफ तो टेक में आ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारे को वो मेहनत एक्स्ट्रा जो करनी पड़ती है, कोर हम्म। सब्जेक्ट जो पढ़ने पड़ते हैं जो करिकुलम में होता है, वो मेहनत तुम्हारी एक्स्ट्रा पड़ेगी, जो तुम्हें ही करना पड़ेगा, अच्छा। वरना बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ऑलराइट, मतलब वैसे भी नॉन टेक वाले आ सकते हैं टेक साइड में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई नहीं आ सकते। थोड़ा एक्स्ट्रा हाँ। एफर्ट और चाहिए कि भाई अपना भी पढ़ो हाँ। एंड वो भी पढ़ना पड़ेगा, बस। हम्म। वो CGPA मेंटेन करना सब हम्म। कुछ, ये सब क्योंकि ये सब मैटर करता ऑल राइट। एंड भैया जैसे कि हम देखते हैं शुरुआत में जैसे टेक ब्रांचेज होती है, सीएससी हो गया, आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो जैसा कोई बंदा जैसे जिस जो अभी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, तो उसके माइंड में आता है कि भाई ये तीनों तो टेक ब्रांचेज ही है। तो इसको आप जैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो इन तीनों को? सो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो, क्योंकि वो बंदा तो सिर्फ टेक के हिसाब से देख रहा है कि इससे है। मैं कहीं भी, तो इसमें डिफरेंशिएटर कहाँ आता है? देखो CSE और IT में तो इतना कुछ खास डिफरेंस है नहीं, CSE और IT तो एक तरीके से उनका करिकुलम भी बहुत सिमिलर सा है, और उनके उनके बस टीचर्स अलग है और डिपार्टमेंट अलग है, तो वो उसका फर्क है। और CSE में स्ट्रेंथ बहुत होती है, और CSE में हम्म। थोड़ा अच्छे मुझे कंपटीशन भी है, जैसे जो होता है वो सच्ची बात है, CSE में बिल्कुल टॉप लेवल Exactly. नॉलेज बच्चे आते हैं, तो कंपटीशन वो रहता है। हम्म। तो वो IT में थोड़ा कम होता है और सॉफ्टवेयर में थोड़ा कम होता है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कम, बहुत मार्जिनल सा फर्क है, ज्यादा बस फर्क नहीं आता। तो CSE IT का करिकुलम वाइज देखा जाए तो बिल्कुल सेम है, सॉफ्टवेयर का मैंने जैसे बताया बहुत अलग है। और वैसे ही अच्छा। अगर हाँ CGPA की बात की जाए तो फिर वो जैसे रिलेटिव होती है,
तो हम्म, अगर कोई देख रहा है तो ऐसे ऐसे ना देखे कि भाई मेरे को सीएससी ही चाहिए, सीएससी ही मिल जाएगी तो ही आऊँगा। ऐसे आईटी और हम्म, सॉफ्टवेयर में भी कोई खराबी नहीं होती, तुम आ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर और आईटी दोनों अच्छे ब्रांचेस हैं, और तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो वो सही बात है, सीएससी सबसे ऊपर ही रहेगी, आईटी उसके बाद और सॉफ्टवेयर उसके बाद। तो alright, इसमें कोई वो नहीं है उस। हाँ, क्योंकि वो नॉन ब्रांच का फर्क तो रहता है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि भाई नहीं रहता है, क्योंकि वो है ही एक बात। पर ऐसे अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम छोड़ो भी मत, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी एक अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच है। मैं आया हूँ तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है उसके अंदर आके। मैं अभी जब था जेई के टाइम तो मुझे बहुत कंफ्यूजन थी, एग्जैक्टली। क्योंकि एक एनएसयूटी में इसी रैंक में एक आईटी एनएस मिलती है, तो ओके, उसमें तुम बहुत कंफ्यूज होते हो कि भाई वो तो नोन है, ये नहीं है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ऐसी मेरे को कभी रिग्रेट नहीं हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेकर। ऑलराइट। सो भैया जैसे जितनी भी कंपनी जैसे ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, सो आई थिंक सारी कंपनीज तीनों को अलाउ कर देती होंगी, या फिर कुछ सीए हाँ, स्पेसिफिक तीनों को ही अलाउ कर देती होंगी? मेरे ख्याल एक कंपनी बस आई थी कोई इंटर्न ओके। के टाइम, जो सिर्फ एक ही कंपनी थी जो सिर्फ सीएससी के लिए आई थी। उसमें भी हम्म, सीएससी में भी उसने बहुत ही ज्यादा बैरियर लगा दिए थे कि भाई 9+, 90% प्लस, तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक आई थी, वो सीएससी में भी सबको नहीं लेके जा रही थी। ऑलराइट। तो वो एक ही कंपनी याद है मुझे, और कोई ऐसी नहीं। और कोई ऐसे नहीं? ओके, मतलब मेजर डिफरेंस जो है वो सॉफ्टवेयर के करिकुलम में आया है, एंड वो भी पॉजिटिव साइड आया है, जो भी आया है हम्म, डिफरेंस। ऑलराइट। हाँ। आप भैया थोड़ा सा ये बताइए, जैसे डीटीयू के अंदर ऑल कॉलेजेस के अंदर एक मेजर माइनर डिग्री का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको हम्म। थोड़ा सा बताइए क्या वो कॉन्सेप्ट होता है, क्या हम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं दूसरी ब्रांचेस के कैसे, वो थोड़ा चीजें बताइए। तो देखो, जैसे तुम एक मेजर डिग्री तो तुम जो कर रहे हो वो है ही, मेजर हम्म, डिग्री जो तुमने ब्रांच ली है वो तुम्हारी मेजर डिग्री है। अब तुम्हें एग्जैक्ट। अगर माइनर करना है तो माइनर के लिए तुम्हारे पास थर्ड ईयर में ना ये होता है, थर्ड ईयर में तुम्हारे कोर कम हो जाते हैं सब्जेक्ट। जैसे सेकंड ईयर में तो तुम्हारे होंगे कुछ चार हम्म, पांच ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसके बाद एक एफईसी बस लेनी होती है एक्स्ट्रा, वो कोई होती नहीं है, उसको कुछ भी ले सकते। पर थर्ड ईयर में तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस आते हैं, जो जो तुम दूसरे दूसरे ब्रांचेस से ले सकते हो, कि इलेक्ट्रिकल का ले लो, नहीं तो प्रोडक्शन का ले लो, नहीं तो सीएससी का ले लो। तो इसके अंदर तुम्हें कुछ मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 24 या कुछ 24 करने होते हैं कुछ उनके उस स्पेसिफिक ब्रांच के। और वो तुम्हें मिक्स करके करने होते हैं, कि तुम उनके ब्रांच के भी कर सकते हो, और कुछ तुम्हें एनपीटीएल के कोर्सेज होते हैं, तुम उनके थ्रू भी कर सकते हो। तो वो डीईसी, तो हर डिपार्टमेंट अपना निकालता है कि तुम्हें ये कोर्सेज या तो उनके थ्रू करो या फिर एनपीटीएल के थ्रू करो। अब तुम्हें ये मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स अपने थर्ड और फोर्थ ईयर में कंप्लीट करने होते हैं। अगर तुमने वो मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स उनके डिपार्टमेंट के थर्ड और फोर्थ ईयर में कंप्लीट कर लिए, तो फिर तुम्हें एक माइनर डिग्री मिलती है। वो माइनर डिग्री ऐसे एसेस डिग्री नहीं होती, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है कि तुमने उसके अंदर एक इतना मिनिमम कोर्स किया है। तो एक तरीके से तुम्हारा वो कोर्स का ही सर्टिफिकेट हो गया, एज सच इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता। पर वो एक तुम्हारे रेज्यूमे लिखने की हो जाता है कि तुमने सीएससी के लिए, कि तुमने सीएससी के सब्जेक्ट भी पढ़े हुए हैं, तो वो एक तरीके का रेज्यूमे में तुम्हारे लिखने के लिए अच्छा होता है। और वो बस थोड़ा ये हो जाएगा, डीटीयू में जैसे लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो तुम्हें वो डीईसी मिले ना मिले, तो वो थोड़ा एक बैटल रहती है कि तुम्हें अपने 2 साल में वो सारे सब्जेक्ट्स उनके कंप्लीट करने ही है। तो वो तुम थोड़ा अगर सही से सब सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह मैनेज करो, सब प्लान करो, तो वो हो जाता है। ऑल राइट। तो मतलब ये मेजर माइनर का रहता है, माइनर से इतना इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी जिनको हम्म। जैसे शौक रहता है कि भाई हमें टेक साइड के वो बिलीनी ब्रांच, हमें वहाँ के हम्म। सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उनके लिए ठीक रह सकता है ये। हाँ। हाँ, बस वो सब्जेक्ट्स का फायदा है कि वो आके पढ़ सकते हैं, और जैसे जो चीज़ें मैं कह रहा था कि जो हमें सेकेंड ईयर में पढ़ा दिया जाता है, वो तुम थर्ड ईयर में आके चूज कर सकते हो। वही मशीन लर्निंग का कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने उसमें देता है माइनर कोर्स में, कि तुम आके मशीन लर्निंग पढ़ सको, जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। तो अगर लग रहा है तुम्हें तो तुम आके वही करिकुलम फॉलो कर सकते हो यहाँ आके। ऑल राइट। सो भैया आप थोड़ा सा ये बताइए, जैसे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, सो आप ये बताइए जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली क्या होता है एंड कैसे हम स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा इस चीज के बारे में बताइए। तो देखो, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड, अगर कोई नया प्रोग्रामिंग में आ रहा है तो सबसे पहले तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम करना होता है तुम्हें। जो मिनिमम डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, हम्म, एरेज, वेक्टर्स, हीप मैप, ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम ये सब पढ़ लोगे। अब ये सब के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके जो कॉन्टेस्ट भी होते हैं, तो उनमें ऐसे ऐसे टाइम लिमिट या फिर इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंट नहीं आता, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी में। तो वो जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जब तुम आ जाते हो, तो वो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट थोड़ा कम हो जाता है और लॉजिक का पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो वो जब तुम लॉजिक के पार्ट तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारा एक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग आ जाती है, जो तुम्हें एक नई तरीके से सोचने का एक वो मिल जाता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली है तो एक सिर्फ यही नहीं है सिर्फ इसी डेटा स्ट्रक्चर से कर सकता हूँ। तुम एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ढूंढने जाते हो। उसके अंदर बहुत हम्म। तरीके होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अब तो बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं कोर्स, टीएलए एलिमिनेटर करके एक है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो तुम वो देख सकते हो, उसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी बदल जाती है बहुत। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुम्हें एक ओए के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ओए में तुम्हें जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वो उस चीज एग्जैक्ट। के लिए बहुत ज्यादा, उस चीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कि तुम करोगे तो फिर उसके उसके और वो एक प्रैक्टिस है, ऐसे एज सच तुम्हारे लिए वो नेसेसिटी नहीं है करना, तुम सिर्फ कॉन्टेस्ट देते रहो, उसके बाद उन्हें अब सॉल्व करते रहो कि कैसे कर सकते हैं। तो वो भी तुम्हें बहुत बेनिफिशियल देता है, एज सच तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना नहीं होता कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, तुम बस ऐसी कॉन्टेस्ट देते रहो, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाह रहे हो तो इतना पूरा डीप डाइव भी नहीं करना चाह रहे हो तो थोड़ा करके देखना चाहिए कि वो तुम्हें बेनिफिट ही देगा, ऐसे कुछ ये नहीं होगा कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। ओके। तो भैया आप मतलब कहाँ पर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, कौन सी साइट्स वगैरह पर? मैं पहले कोड शेफ पे करता था, उसके बाद जैसे कोड शेफ इतना वीकली एक करता है, तो हर वेंसडे, तो उसके बाद मैंने 4-5 महीने की थी, उसके बाद मैंने उसके अंदर कोड फोर्सेस पे शिफ्ट हो गया था। फिर मैं दोनों करने लगा था, कोड फोर्सेस क्योंकि ज़्यादा नोन है और उसका थोड़ा ज़्यादा वेटेज माना जाता है हम्म। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कि तो अब तो वैसे कोड शेफ भी बहुत अपग्रेड हो गया, तो पर कोड फोर्सेस में ज़्यादा भी होते हैं। अब जब आईसीपीसी जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक ओलंपिक्स टाइप कहा जाता है कोडिंग का, वो भी कोड फोर्सेस पे ही होता है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो बहुत ज़्यादा इसलिए कोड फोर्सेस का नाम है। आईसीपीसी अगर तुम्हें जानना हो तो तुम देख सकते हो, वो बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की रेस में बहुत ज़्यादा टॉप लेवल लोगों को जाता है। अगर तुम्हारा ओके। उसमें हो गया तो फिर तो मतलब मान लो कि कंपनीज तुम्हारे पीछे ही भागेगी। ऑलराइट। सो भैया हमने स्टार्टिंग से एंड तक मतलब काफी सारी चीजों को बारे में बात कर ली है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। अब एट लास्ट आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे व्यूअर्स को कि भाई अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेने का सोच रहे हो या अगर भाई आपने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट किया है, तो आप मतलब क्या क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखो, अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो पहले तो अपनी सीजी मेंटेन करना, चाहे कोई कितना भी कहे, सीजी मेंटेन ही करना, क्योंकि सीजी बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना भी मुश्किल नहीं होता उसे करना। तुम अगर मेहनत करो, टाइम से करो, तो सीजी तुम हम्म। कर सकते हो। तो भैया तुमने ये, एक बारी सीजी, हाँ जी, ये जो हाँ, आपने सीजी का आप कह रहे हैं तो ये कितनी मेंटेन रखनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो 9+ बेस्ट सिनेरियो है, 9+ पे तुम्हें कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, 9+ तुम्हारा बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी और तुम्हें अगर सिर्फ ओए देने के लायक हो जाना है, ओए में तुम सोच सके हो कि भाई मेरी इतनी तोड़ कॉम प्रोग्रामिंग है कि मैं ओए तो निकाल ही लूंगा, तो वो तुम 8.5+ कर सकते हो, कि जैसे तुम 2 के 2 क्वेश्चन कर लो, और अब दो हम्म। में से एक किया है तो फिर वो सीजी पे क्राइटेरिया आ जाता है। तो ओके। उसके लिए तो फिर तुम्हें फिर सीजी पे मेंटेन रखो तो सेफ हम्म। साइड के लिए ज्यादा अच्छा है, कि ऑलराइट। कंपनीज देखती हैं, वरना हम्म। 8.5+ अच्छी रहती है। ऑलराइट। हाँ जी। और और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं ये कहूँगा कि सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना, जैसे हम लोग करिकुलम पे नहीं देते ध्यान, क्योंकि वो मैं मानता हूँ ऐसे ही सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो बिल्कुल फायदा नहीं देते। तो पर इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है, अगर तुम देखोगे तो मशीन लर्निंग भी पढ़ोगे तो उसके न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, जो तुम्हें आगे जाके हेल्प करेगा। और उसके बाद तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो डायग्राम्स होते हैं वो करोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, आगे तुम्हें इंटर्न या फिर वर्क प्लेस में जो करोगे उसमें बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि वो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, उसी से इंडस्ट्री चल रही है। हम्म। तो उसको उसको पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। एक तो सीजी पे करो और करिकुलम को सीरियसली लेना, ऐसे हवा में नहीं कि भाई बस पढ़ने के लिए पढ़ लिया, मार्क्स आगे खत्म। ऑलराइट। सो भैया थैंक यू सो मच कि आप सेशन में आए, आपने सबको बताया। काफी अच्छी तरीके से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी चीजें बता दी है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो डेफिनेटली मुझसे पूछ लेंगे एंड देन मैं आपसे पूछ लूंगा। थैंक यू सो मच तो भैया फॉर ज्वाइनिंग इन दिस थैंक यू, सेशन। थैंक यू भैया। थैंक यू गौरव फॉर इनवाइटिंग। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की कंप्लीट वीडियो के अंदर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स को वन बाय वन क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यार आप में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार कह रहे हैं कि भैया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का रिव्यू लेकर आओ। यार मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगा। एंड प्लान यही था कि इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले से पहले मेरे एनवायरमेंटल को ही लाना था, लेकिन मैं किसी सीनियर सुपर सीनियर से अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स वगैरह के अंदर अभी बिजी है। इस वजह से जैसे ही कनेक्ट होता है मैं एज सुन एज पॉसिबल एनवायरमेंटल का भी रिव्यू डाल दूंगा।
एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यार आपको अगर कोई पर्सनल डाउट रहता है ना जो आप कमेंट में नहीं डालना चाहते हो, या फिर कभी कभार मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, तो आप ना मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। आपको डीएम में क्या लिखना होगा, आपको सिंपली लिखना है हेल्प। काफी सारे लोग ने मुझे हाय हेलो भैया ये सब लिखकर भेज रहे हैं, तो यार उस केस में मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता होना चाहिए कि आप किस वजह से मुझे डीएम कर रहे हैं। तो आप हेल्प लिखेंगे तो डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।